जय हिंद बच्चों। आज हम आप सभी को वर्ग नवम हिंदी गोधूली भाग 1 की कविता आ रही रवि की सवारी हम बताने जा रहे हैं, है ना, जिसके राइटर यानी कि कवि जो हैं हरिवंश नारायण बच्चन, हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन देख लिया जाए, हरिवंश राय बच्चन। तो पहले कविता पढ़ने से पहले कविता का शीर्षक आप समझ लीजिए, आ रही रवि की सवारी। किसकी सवारी आ रही है? रवि। रवि माने क्या होता है? सूर्य। यानी कि इस कविता के अंतर्गत सूर्य को एक राजा के रूप में दिखाया गया है, राजा के रूप में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब सूर्य का आगमन होता है संसार में तो क्या होता है? नव विहान होता है। क्या होता है? नया सवेरा होता है। नहीं बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले हम आपको जो आपके पुस्तक द्वारा बताई गई बात है, कवि का परिचय, हम वो कवि का परिचय करा देते हैं। देख लिया जाए, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है ना, किनके पिता हैं? अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। समझ गए ना? देखिए बच्चों, हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म? 27 नवंबर 1907। बच्चन जो इनका नाम है ना, माता पिता के प्यार से नाम दिया गया था, जिसको हम लोग नीक नेम बोलते हैं, है ना, पुकारू नाम बोलते हैं। और आगे चल के ये नाम इन्होंने अपना उपनाम बना लिया। बच्चन जी कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे और बाद में भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। उस दौरान कई एक देशों का भ्रमण किया और मंच पर जब मौका मिला तो ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ भी किए, और जिसके कारण ये पूरे विश्व में विख्यात हो गए। बच्चन जी की जो कविताएं हैं सहज और संवेदनशील है, वो मन को खंगालती है, मन को टटोलती है। इनकी रचनाओं में व्यक्ति के वेदना, दुख, दर्द, राष्ट्र की चेतना, राष्ट्रबोध, जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, है ना, अतीत में जीना चाहिए कि वर्तमान में जीना चाहिए, इनकी कविता को पढ़ने के बाद पता चलता है। हाँ बच्चों, इनकी एक कविता थी मधुशाला, जिसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि अगर हम वर्तमान में बढ़िया तरीके से जिएंगे ना तो हमारा सब कुछ संभव होगा। नहीं, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारी थी। न मृद मिट्टी के बने हुए मधुगज फूटा करते हैं, इनकी कविता थी मधुशाला, बहुत प्रसिद्ध हुई। आगे हम देखते हैं, इन्होंने आत्मविश्लेषण वाली कविताएं भी लिखी, राजनीतिक जीवन के ढोंग, सामाजिक असमानता, कुरीतियों पर तीखे व्यंग किए। कविता के अलावा बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं न, जो हिंदी गद्य की बेजोड़ कृति मानी गई। और 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति मरता है ना तो उनके मरण को निधन कहा गया है, उनके मरण को निधन कहा गया। समझ गए ना, कि निर्गत हुआ एक धन, आज संसार से एक अनमोल धन चला गया। समझ गए ना? अब हम बच्चों देखेंगे बच्चन जी की प्रमुख कृतियां, इनके द्वारा जो लिखी गई मधुशाला और मधुबाला खूब प्रसिद्ध हुआ, खूब गाया गया, खूब मतलब पढ़ा गया। निशा निमंत्रण, रात का निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी, ये सब कविता संग्रह है। आत्मकथा के 4 खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, मतलब फिर से निर्माण करना। अगर हमारा कुछ हुआ है तो हमारे अंदर अगर अदम्य साहस है तो हम उसका फिर से निर्माण कर सकते हैं। बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन जी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए, क्योंकि इनकी कृति ही ऐसी बेजोड़ थी मधुशाला मधुबाला कि जो भी पढ़े वो हो जाए मतवाला। इतना मतलब अच्छा सा भावार्थ उसका निकलता है, उसमें स्वर है, उसमें भाव है, संवेदना है। अब हम बच्चों थोड़ी कविता को हम देख लेते हैं, कविता में इन्होंने क्या संदेश दिया, क्या बात दिया। प्रस्तुत जो कविता है आ रही रवि की सवारी, बच्चन जी के कविता संकलन निशा निमंत्रण यानी कि रात का बुलावा से लिया गया है। इन्होंने यह अपनी कविता प्रथम पत्नी, बच्चन जी की 2 पत्नी थी। क्या पत्नी थी? 2। हाँ, पहली पत्नी का नाम था श्यामा देवी। क्या था? श्यामा देवी। तो श्यामा देवी के मृत्यु के बाद लिखी गई। युग जीवन की निराशा को मस्ती में रूपांतरित की। पत्नी मरने के बाद जो दुख दर्द सहे ना, तो वही है युग जीवन से जो इनको निराशा मिली
और इसको मस्ती में रूपांतरित कर दिए, अमोद प्रमोद में रूपांतरित करके बच्चन जी के व्यक्तिगत जीवन में जब वह घटनाएं घटी तो फिर वह मधु के गीत गा नहीं सके, पूरा उदास रहने लगे। लेकिन अनायास अचानक एक दिन धीरे धीरे निष्क्रियता की परिधि से जो जकड़े हुए रहते हैं ना, दुख दर्द से बाहर निकलते हैं और एक दिन अनायास कविता की पंक्ति उनके अंदर से फूट निकलती है। यह निशा निमंत्रण की पहली पंक्ति थी और साथ ही कवि का अपनी काव्य यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश था। निशा निमंत्रण में बच्चन की काव्य प्रतिभा का विस्फोट हुआ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है से निशा के आगमन की व्यथा कथा शुरू होती है और जैसे जैसे निराशा गहराती है अवसाद बढ़ता जाता है। मतलब समझे, जब ज्यादा दुख दर्द बढ़ता है तो आदमी को चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, लेकिन अगर हम अपने साहस और कर्तव्य से दुख दर्द से लड़ेंगे ना तो फिर हमें आशा की पहली किरण क्या होगी, दिखाई देगी। तो भोर में आशा की पहली किरण टूटती है, कुछ देर बाद क्षितिज मने होता है आकाश पर संभावनाओं का सूरज दिखाई देता है। यह सूर्य बच्चन के जीवन का नया सूर्य तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय जीवन में स्वाधीनता और नवनिर्माण का भी सूर्य है। शायद ये कविता उस समय लिखी गई जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेज जाने वाले थे, समझ गए ना, और अंग्रेज के जाने के क्रम में हमारे देश में नवविहान आने वाला था। और संयोग देखिए, उसी समय उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, निष्क्रियता की परिधि में जकड़ गए, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बाहर हुए तो उनके भी जीवन में नवविहान हुआ और काव्य के क्षेत्र में उनका क्या हुआ, प्रवेश हुआ, है ना। इतना बात हम जाने कवि के बारे में और कविता के बारे में। आगे हम देखेंगे बच्चों, आ रही रवि की सवारी। एक बार फिर हम कविता के शीर्षक को बता देते हैं कि कितना सार्थक है, क्यों लिखा गया, है ना। तो आ रही रवि की सवारी, पहले देखिए, सुनिए, समझिए। आ रही रवि की सवारी हम पहले बता चुके हैं। रवि माने होता है सूरज, सवारी यानी कि राजा रूपी सूर्य अपने रथ पर सवार होकर के आ रहा है। तो जब सूर्य आता है तो क्या लाता है, नवविहान। जैसे कवि के जीवन में क्या आया, नवविहान। जब निष्क्रियता की परिधि से बाहर निकले और अपनी कलम लेखनी पकड़े तो उनके अंतर मन से जो धारा निकली, कविता की धारा फूट कर निकली, नवविहान आया। उसी प्रकार देश में भी नवविहान आने वाला था। अब उस नवविहानों का कैसे मानवीकरण किया गया, कैसे चित्रण किया गया, अब हम देखेंगे कविता में क्या क्या बात कवि महोदय हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। नहीं तो अगर पूछा जाए कविता का सार्थकता तो क्या कहिएगा, कविता के अनुसार या कविता में जो बात कही गई है कि हमारे देश में नवविहान आने वाला है और कवि के जीवन में भी एक नवविहान, एक नई सवेरा आने वाला था। इस कारण से कविता का जो शीर्षक आ रही रवि की सवारी दिया गया है वो बिल्कुल उचित और सार्थक दिया गया है। नहीं, अब हम काव्य पाठ करते हैं और उसकी प्रत्येक लाइन का भावार्थ बताते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, नव किरण का रथ सजा है, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा। अब देखिए, जो राजा आ रहा है तो जब भैया राजा आएगा तो उसकी आव भगत सेवा भाव तो बड़ा गजब होगा नहीं ना। उसके स्वागतोत्सव में, जैसे हम पलक पावड़े जो कविता पढ़ाए थे, स्वागत में पूरा तालाब में सुनहरी चादर बिछ जाती है ना, आसमान रूपी थाली में रोली लेकर के सूरज निकलता है। तो यहाँ तो स्वयं सूरज ही प्रकृति का मेन जो प्राणी है, प्रकृति का मेन जो अन्नदाता है, सूर्य वही रथ पर सवार होकर के आ रहा है। तो देखेंगे उसके मार्ग कैसे सजाए जाते हैं। तो नव किरण का रथ सजा, जो रथ है ना, सूर्य जिस रथ पे बैठा है ना, वो रथ नए नए किरणों से सजा हुआ है, नए नए प्रकाशों से सजा हुआ है। और जो रास्ता है ना, कली कुसुम से पथ सजा, रास्ते में कली और कुसुम यानी कि जब वो आएगा तो उसके पैर में कोमलता का एहसास हो, एक आनंद का एहसास हो। तो उसके रास्ते में क्या, फूल कलियां बिछाए गए हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, समझ रहे हो ना। अब अनुचर में सेवा भगत करने के लिए, आओ भगत करने के लिए बादल जो है अनुचर का रूप धारण करता, अनुचर माने सेवक का रूप धारण करता है। तो सेवक को कैसा पोशाक पहनाया गया है, स्वर्ण की पोशाक धारी। यानी सूर्य का जो किरण कैसा होता है, लाल होता है, स्वर्णिम होता है। तो सूर्य का किरण बादल पर जब पड़ा तो मानो बादल क्या है, स्वर्ण रूपी पोशाक को पहन करके
रवि रूपी राजा यानी कि सूर्य रूपी राजा की आव भगत करने के लिए क्या है, तैयार है। अंत में क्या कहते हैं, आ रही रवि की सवारी। रवि की सवारी आ रही है। बादल अनुचर बन के स्वर्ण रूपी पोशाक को धारण करके सूर्य के आगमन के रास्ते में फूल और कलियों से पथ सजा दिया है और नव किरण रूपी रथ पर बैठकर सूर्य उस रास्ते से आ रहा है। मानवीकरण देख रहे हैं ना, कैसे मानवीकरण चित्रण किया गया है। एक एक चीज का चित्रण सजीवात्मक किया गया है। बिहग बंदी और चारण, बिहग बंदी और चारण है ना, बिहग। अब देखिए पक्षीगण जो है ना, पक्षीगण जो हैं वो बिहग बंदी और चारण, पक्षीगण बंदी बन गए। बंदी मतलब कि गीत गाने वाले, प्रशंसा करने वाले, वो उनकी गीत गा रहे हैं। किनकी गीत, रवि यानी कि सूर्य की स्तुति गान कर रहे हैं, राजा की स्तुति गान कर रहे हैं, है ना। गीत गाने वाले, गाना गाने वाले कौन बन गए, बिहग। बिहग माने पक्षी होता है, बंदी बन गए, राजा की स्तुति करने लगे। तो स्तुति में क्या गा रहे हैं, गा रहे कृति गायन, राजा का कृति गा, राजा की कृति गा, राजा के यश को गा रहे हैं, राजा के सम्मान को बता रहे हैं, राजा के सम्मान को छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। ताराओं की जो सेना, अंधकार रूपी जो ताराओं की सेना आकाश में आच्छादित थी, भरी हुई थी। जैसे ही सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ा तो ताराओं की फौज क्या होती है, भाग जाती है। क्या करती है, मैदान छोड़कर भाग जाती है। काहे भाग जाती है भाई, आ रही रवि की सवारी। उस रवि में इतना तेज है, इतना शक्ति है, इतना साहस है कि उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाता और मैदान छोड़कर कौन भाग जाता है, तारा। ताराओं का समूह क्या होता है, फौज, भाग जाता है। अंततः कविता का निचोड़ है, देखो कवि महोदय क्या कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा हमें खुशी मिली या ज्यादा हमें धन मिला, दौलत मिला, शोहरत मिला तो हमें नितराना या इतराना नहीं चाहिए। और अगर ज्यादा हमें गम मिला है, दुख मिला है तो हमें ज्यादा रोना नहीं चाहिए। दोनों परिस्थितियों में हमें समान भाव से उदासीन रहना चाहिए। जैसे विद्युत में 3 पलक होते हैं ना, पलक में 3 होते हैं ना, एक उदासीन होता है। तो हमें जीवन को सुख और दुख में उदासीन बनकर रहना चाहिए। अंततः कवि महोदय क्या कहते हैं, चाहता उछलूं विजय का पर ठिठकता देख करया। कवि महोदय कहता है कि अब खुशी का कौन ठिकाना है। हमारे देश में नव बिहान, नव जागरण का स्वर आने वाला है और हमारे जीवन में भी नव जागरण का स्वर आ चुका है। लेकिन कवि महोदय क्या कहते हैं कि हमें ये खुशी हो रही है और सब जगह या मेरे मन में यह घोषणा है, यह आवाज निकलता है कि घोषणा कर दूं कि हमारी विजय हो गई। क्या हो गई, लेकिन ठिठकता देखकर हम ठिठक जाते हैं, सकपका जाते हैं। काहे भाई, तो रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। रात का राजा खड़ा है राह में भिखारी। तात्पर्य, अगर आप कितना भी तरक्की कर लो, कितना भी धन दौलत शोहरत बना लो, लेकिन अगर आपके अंदर एक भी अवगुण बच गया तो आपके दौलत और शोहरत को कलंकित कर सकता। कैसे, जैसे रात का राजा कौन होता है, निशाकर, चंद्रमा होता है, मयंक होता है, राकेश होता है ना, विधु होता है। तो क्या कहता है वो, रात का राजा। लेकिन उसके पास क्या है, का अवगुण है कि वो अपना प्रकाश नहीं है और वह अपना प्रकाश सूर्य से मांगकर सबको क्या करता है, देता है। तो यहाँ चंद्रमा को एक भिखारी के रूप में दिखाया गया है कि भाई रात का राजा खड़ी है, आ रहा है, रवि की सवारी आ रही है, लेकिन उस रास्ते में रात का राजा भिखारी बनकर क्या है, खड़ा है। इसलिए मन सकपका जाता है कि हमें अभी पूर्ण रूपेण विजय। दूसरे अर्थों में कि हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे अंदर मित्रता, भाईचारा, समता, स्वतंत्रता की भावना आएगी। तभी वह स्वतंत्रता नवविहान सार्थक रूप में कहा जाएगा। नहीं, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। रात का राजा क्या है, चंद्रमा। कैसा खड़ा है, भिखारी बनकर, किसके आगमन में, सूर्य, रवि की जो सवारी आ रही है ना। तो हमने कोशिश किया कि कविता की प्रत्येक पंक्ति आपको समझा दें। नहीं, आप समझ ही गए होंगे। नहीं, ठीक है।